दोस्तों, सर्दी का मौसम होता है और एक सुनसान रोड पर रात को 11 बजे एक एम्बुलेंस कार बहुत ही तेज़ी से चली आ रही होती है और उस वक्त हवाएं चल रही होती है। दोस्तों, उस एम्बुलेंस कार में एक 32 वर्षीय महिला जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है, जो कि ज़िंदगी और मौत की पहलू से जूझ रही होती है। उस एम्बुलेंस कार में उस महिला की दो बच्चियां होती है जिनकी उम्र महज कोई 12 से 13 वर्ष की होती है। वो दोनों बच्चियां अपनी माँ को एक अस्पताल से लेकर के लौट रही होती है। वो निराश थी कि किस अस्पताल में ले जाऊं, क्योंकि वो बच्चियां जिस अस्पताल में जाती थी, जब ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कराने की बात होती थी तो उन बच्चियों के पास पैसे न होने की वजह से कोई भी अस्पताल उस महिला को अपने अस्पताल में नहीं लेते हैं, बल्कि उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। आखिरी बार जब वो परेशान होकर के सोच रही थी कि अब मेरी माँ मर जाएगी, तो ले करके वो लौट रही होती है। रास्ते में बीच रोड पर एक डॉक्टर साहब पैदल चले आ रहे होते हैं और वो एम्बुलेंस को रोक रहे होते हैं। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है वो ये देखकर नहीं रोकता है और आगे लेकर के निकल जाता है। जब दोनों बच्चियां देखते हैं कि वो डॉक्टर हाथ जोड़ करके मिन्नतें कर रहा है और एम्बुलेंस को रोकने के लिए, तो दोनों बच्चियां उस ड्राइवर से कहती हैं कि साहब, ज़रा एम्बुलेंस कार को रोक दीजिए। कोई शख्स है, भगवान ने मेरे साथ में भला नहीं किया, लेकिन हम लोग इस इंसान के साथ में भला करते हैं। दोनों बच्चियों की बात सुन करके एम्बुलेंस वाला जब अपनी गाड़ी को रोकता है तो देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है। जब वो डॉक्टर एम्बुलेंस के पास में आता है तो एम्बुलेंस के अंदर बैठ करके बड़े ही सहजता से कहता है कि शुक्रिया आप लोग जो इस कार को रोक दिए। मुझे एक अस्पताल में जाना है, बहुत ही इमरजेंसी में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं पैदल जा रहा हूँ। कई मरीजों की ज़िंदगी बचाना है। यह सुन करके जब दोनों बच्चियाँ सुनती हैं तो रोने लगती हैं और डॉक्टर साहब से कहती हैं कि मेरी माँ को साहब आप बचा लीजिए। जब डॉक्टर उस महिला को देखता है तो कहता है कि बेटा, फ़ौरन मुझे इस महिला के अल्ट्रासाउंड चाहिए। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखता है तो डॉक्टर दंग हो जाता है, क्योंकि उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अपेंडिक्स की बीमारी होती है और उस अपेंडिक्स की जो बीमारी होती है वो पक चुकी होती है और पूरी तरह से फटने की कगार पर होती है। जिस अस्पताल से दोनों बच्चियां अपनी माँ को लेकर के लौट रही थी, उसी अस्पताल में वो डॉक्टर जा रहा था। जब डॉक्टर साहब उस अस्पताल तक पहुंचते हैं तो उस अस्पताल के जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि सर, अभी अभी इसी महिला का केस तो आया था और इसके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई खास गार्जियन नहीं थे, इसकी वजह से हमने इस महिला को इस अस्पताल से वापस कर दिया था। अब दोस्तों, डॉक्टर कहते हैं कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। इस दोनों बच्चियों ने मुझे इस अस्पताल तक ले आया है और बहुत ही बड़ी एहसान किया है, तो मैं इस दोनों बच्चियों की माँ को ज़रूर बचाऊंगा। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में उस महिला को डॉक्टर साहब ले जाते हैं, तो जब उस महिला की शक्ल को देखते हैं, उस महिला के चेहरे को देखते हैं, तो डॉक्टर साहब दंग हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। अगर इस महिला के बदन में मेरे खून के कतरे चाहिए तो एक एक खून के कतरे मैं अपने खून को निकाल करके इस महिला के शरीर में डाल दूंगा, लेकिन इस महिला को मैं ज़रूर बचाऊंगा। दोस्तों, कौन है वो महिला और क्यों वो डॉक्टर साहब उस महिला की शक्ल को देख करके अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर करने पर तैयार हो जाते हैं? स्वयं वो डॉक्टर उस महिला के बचाने के लिए अपने पैसे को लगाते हैं और अपने खून के कतरे कतरे को निकालने के लिए कहते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। इस कहानी को ज़रा पूरा सुनिए। बहुत ही सीख देने वाली, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देर न करते हुए हम अपनी कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले की एक छोटे से कस्बे की है, जिस कस्बे का नाम कुंडा तहसील बताया जाता है। इसी
कुंडा तहसील के बगल में एक छोटा सा गांव स्थित होता है। उसी गांव में एक हरिओम नाम के व्यक्ति होते हैं और उनकी पत्नी का नाम फूल कुमारी बताया जाता है। दोनों यानी कि हरिओम का एक बेटा होता है जिसका नाम प्रेम होता है। दोस्तों, प्रेम बचपन से ही बड़ा ही साहसी और बड़ा ही हिम्मती लड़का होता है, जो कि पढ़ाई में बहुत ही अव्वल और बहुत ही टॉप नंबरों से पढ़ाई करता है। जो हरिओम होते हैं उन्हें एक कैंसर का रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने बेटे प्रेम से कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी मानो तो तुम शादी को योग्य हो गए हो और मैं तुम्हारी शादी अपने जीते जी देख लूँ और मैं जैसे गंगा नहा लिया। दोस्तों, यह सुनकर के प्रेम ने कहा कि पिताजी, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर शादी कर लूँगा तो फिर मैं भी एक परिवार में, एक गृहस्थी में, एक जिम्मेदारी में ढल जाऊँगा और मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। इतने पर पिताजी हरिओम जो होते हैं कहते हैं कि बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने जीते जी मैं अपनी बहू का मुखड़ा देख लूँ। दोस्तों, अब जो प्रेम होता है, प्रेम भी मजबूर हो जाता है। माँ के और पिता के कहने पर प्रेम शादी कर लेता है एक खूबसूरत लड़की से, जिस लड़की का नाम रूपा होता है। दोस्तों, रूपा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील, जो कि बचपन से ही कपड़े पहनने का फैशन, हर फैशन को वो बड़े ही शौक से करती है। यानी कि यूँ कह लो, शौक श्रृंगार के वो बहुत ही शौकीन होती है। रूप को देख करके हरिओम मस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, इससे सुंदर लड़की तुम्हें और कोई नहीं मिलेगी और तुम इस लड़की से शादी कर लो। अब दोस्तों, जो हरिओम होते हैं अपने बेटे प्रेम के ना चाहते हुए भी उस रूपा नाम की लड़की से शादी कर देते हैं। शादी के 6 महीने के बाद जो प्रेम के पिताजी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और परिवार में एक मातम छा जाता है और परिवार में बहुत ही बुरा समय आ जाता है। दोस्तों, पिता के ख़त्म होने के बाद कुछ साल बीतने के बाद जो माँ होती है, माँ भी एक सदमे में डूब जाती है और माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब प्रेम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन प्रेम जो होता है वो सोचता है कि मैं पढ़ाई करके मैं एक अच्छे खासे पद पर जाना चाहता हूँ। पत्नी भी जो रूपा होती है, रूपा कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके हर सुख दुख में, हर हर परेशानियों की बागडोर में मैं साथ निभाऊंगी। दोस्तों, उसके बाद में प्रेम पढ़ाई में तल्लीन होकर पढ़ाई करता है और दिन में मेहनत मजदूरी करता है, रात में पढ़ाई करता है। ऐसे ही प्रेम के शादी को लगभग 5 से 7 वर्ष बीत चुके होते हैं। अब इसी बीच में प्रेम के 2 बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं और घर में दाने दाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में जो उसकी पत्नी रूपा होती है, रूपा फटे पुराने कपड़े पहनने लगती है, क्योंकि परिवार में 2 वक्त की रोटी भी बड़े नसीब से होती है। जो प्रेम होता है, प्रेम तो जो पैसे कमाता है उससे तो पढ़ाई में ही लगा देता है। इसी बीच में प्रेम का एक दोस्त होता है जिसका नाम अतुल होता है। दोस्तों, अतुल एक बड़े ही ख़ानदान का लड़का होता है, यानी कि यूँ कह लो, उसका एक ईंट भट्ठे का बहुत ही बड़ा कारोबार होता है। एक बिजनेसमैन का बेटा होता है अतुल, और ये प्रेम का जिगरी यार होता है। दोस्तों, प्रेम के घर में जब अतुल का आना जाना हो जाता है, तो अतुल जब प्रेम की बीवी को देखता है तो मस्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम की जो रूपा होती है, जो उसकी बीवी होती है, बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर अतुल अपनी निगाहें उस रूपा के ऊपर डालने लगता है। और इस पर अतुल उसे चोरी चोरी पैसे देता है, तो जो रूपा होती है, रूपा उस पैसे से शौक श्रृंगार करती है, हर फैशन को वो करती है। इसको देख करके जो प्रेम होता है, प्रेम को कुछ शक होने लगता है। वो कहता है कि रूपा, मैं तो इतने पैसे कमा नहीं पाता हूँ, तो इतने जो शौक श्रृंगार होते हैं वो कहाँ से हो रहे हैं। यह सुनकर कि रूपा कहती है कि मैं भी मेहनत मजदूरी करने लगी हूँ। लेकिन प्रेम इस बातों को टाल देता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरी गैर हाजिरी में कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। दोस्तों, कई बार प्रेम अतुल और रूपा के संबंधों को देख लेता है, तो प्रेम जब रूपा से कहता है कि रूपा, तुम ऐसे गलत काम कर रही हो कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है।
अब यह सुनकर के जो रूपा होती है वो कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं घुट घुट करके तुम्हारे साथ में नहीं जीना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी ख़ानदान की लड़की हूँ, बचपन से पहनने में और खाने पीने में अच्छे शौकीन थी, लेकिन तुम्हारे साथ में आकर के मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है। अब दोस्तों बात बहुत बढ़ जाती है, झगड़ा हो जाता है दोनों पक्षों में। और जो रूपा होती है, रूपा कहती है कि मुझे तुम तलाक दे दो, लेकिन प्रेम कहता है मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी जीवन में नहीं पाऊँगा। प्रेम जो होता है वो बगैर अपनी पत्नी को देखे पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्योंकि रूपा का रूप ही देखने में कुछ ऐसा था। अब दोस्तों ना चाहते हुए प्रेम उसे नहीं सोचता है कि मैं इसे अपनी पत्नी को छोड़ दूं, लेकिन जो रूपा होती है वो मजबूरन उस प्रेम को कहती है कि तुम मुझे कोर्ट में चल करके मुझे तलाक दे दो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब जब दोनों से पूछते हैं तो जो प्रेम होता है कहता है कि साहब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन रूपा से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं घुट घुट करके नहीं जीना चाहती हूँ। मैं किसी किसी दिन भूखी सो जाती हूँ और पहनने के लिए कपड़े हमारे फटे होते हैं और इन्हें अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं है। मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ। दोस्तों यह सुनकर के जो जज साहब होते हैं कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार का जब ख्याल नहीं है तो तुमने शादी क्यों कर लिया। दोस्तों अब यह सारी बात जो है प्रेम अपने परिवार की बातें बताता है, अपने माँ बाप की स्थिति को बताता है, लेकिन प्रेम मजबूर हो जाता है। अंत में प्रेम को तलाक देना ही पड़ जाता है। अब प्रेम जब उस पत्नी को तलाक देने लगता है तो पत्नी की आंखों में डूब कर देखता है और कहता है कि रूपा जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन आज के बाद मैं जीवन भर कुंवारा रह लूँगा, लेकिन मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा। जाओ, तुम हमारे दोस्त अतुल के साथ में खुश रहना चाहती हो तो तुम जा कर के अपना जीवन जी लो। प्रेम कहता है कहीं ना कहीं मुझे एक बात का अफसोस है कि जिसे मैं दोस्त बनाया उसी ने मेरा जीवन खराब कर दिया, उसी ने मेरा गला घोंट दिया। अब दोस्तों उसके बाद में प्रेम अकेला हो जाता है और रूपा उसके यार से रंगरलिया मनाने लगती है। जो अतुल होता है वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता है और अतुल का जो बाप होता है उसका भी डेथ हो जाता है और उसके बाद दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब इसी बीच में जो अतुल होता है, अतुल के कुछ नाजायज़ काम होने लगते हैं। अतुल के जो पिताजी होते हैं वो उनकी जब डेथ हो जाती है तो अतुल इकलौता जो होता है अपने ईंट भट्ठे का मालिक बन जाता है। वो अय्याशी करने लगता है, धीरे धीरे वो शराब में मस्त हो जाता है और हर दिन आए दिन शराब पीने लगता है और रूपा के साथ में कुछ गलत करने लगता है। रूपा उस अतुल को समझाती है कि मैंने अपने प्रेम जैसे पति को छोड़कर तुम्हारा साथ पकड़ा है, तो तुम शराब मत पियो और तुम अय्याशी मत करो, इन सब चीज़ों को बंद कर दो। लेकिन वो दिन रात अय्याशी में ही जुटा होता है और धीरे धीरे शराब में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि वो मज़दूरों के पैसों का भी शराब पीने लगता है। अंत में धीरे धीरे वो अपने ईंट भट्ठे को बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा और वो उस ईंट भट्ठे से जो पैसे पाता है उससे अय्याशी में लुटा देता है और अब अंत में अपनी बीवी बच्चे के जो गहने होते हैं उस गहने को बेच करके भी वो शराब पीने लगता है। अंत में शराब से वो उसकी मौत हो जाती है। जब अतुल भी दुनिया छोड़कर चला जाता है तो रूपा अकेली हो जाती है। दोस्तों जब रूपा अकेली हो जाती है तो जो प्रेम के दो बच्चे होते हैं, जो दोनों बच्चियां होती हैं, वो उनकी उम्र महज कोई 11 से 12 वर्ष हो जाती है। अब रूपा को नहीं पता था कि मेरा जो कारोबार है, जो ईंट भट्ठे का कारोबार, वो बिक चुका है। जब उसे मालूम पड़ता तो वो सदमे में डूब जाती है। जब सदमे से बाहर आती है तो उसके बाद रूपा उसी ईंट भट्ठे में काम करने लगती है। कभी वो ईंट भट्ठा रूपा का हुआ करता था, लेकिन आज वो ईंट भट्ठा किसी दूसरे के नाम से होता है और रूपा बेचारी उसी ईंट भट्ठे में ईंट पाथने का काम करने लगती है। दोस्तों
कई साल बीत जाते हैं और इसी बीच में रूपा का पेट दर्द करने लगता है और उसे एक भयानक बीमारी ने घेर लेती है। दोस्तों ऐसे ही साल 1.5 साल का वक्त बीत जाता है और रूपा अपने पेट का इलाज नहीं कराती है। अंत में एक दिन रूपा बेहोश हो जाती है और दोनों बच्चियां किसी तरीके से अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है। एक एम्बुलेंस कार में ले जाती हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखा जाता है तो उसमें एक अपेंडिक्स की बीमारी होती है, जिसको देख करके डॉक्टर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा, इसके लिए तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये जमा करना होगा। अब दोस्तों 10,000 की नाम सुन करके जो दोनों बच्चियाँ होती हैं वो कहती हैं कि साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे मैं 2 महीने का वक्त मांगती हूँ। यह सुन करके अस्पताल से वापस कर देते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन उस महिला का इलाज नहीं करते हैं। रात का वक्त हो जाता है। एम्बुलेंस कार जो होती है वो कई डॉक्टरों के यानी कि कई अस्पतालों में घूम घूम करके जाती है, लेकिन कोई अस्पताल उस मरीज का इलाज नहीं करती है, क्योंकि उनके कोई बड़ा गार्जियन नहीं होता है। अंत में निराश लेकर के लौट रही होती है। रास्ते में एक डॉक्टर साहब की गाड़ी ख़राब हो जाती है, जो कि डॉक्टर साहब उस अस्पताल में जा रहे होते हैं और वो पैदल ही आ रहे होते हैं और उनकी मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुकी होती है। जब इस एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो हाथ जोड़ करके रोकते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस में ड्राइवर होता है वो रोकता नहीं है। अंत में जब दोनों बच्चियां देखती हैं कि एक डॉक्टर एक इंसान रात के अंधेरे में उस कार को रोक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ड्राइवर साहब ज़रा कार को रोक दीजिए, लोगों ने मेरी माँ के साथ में अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं इस इंसान के साथ में अच्छा करना चाहती हूँ। जब एम्बुलेंस को रोका जाता है तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मुझे इस अस्पताल में जाना है। दोस्तों वो अस्पताल प्रयागराज के एक छोटे से शहर में स्थित है, जिस शहर का नाम बाबूगंज या भुलई का पूरा बताया जाता है। उसी जगह पर जब जाने के लिए कहते हैं तो वो जो कार होती है वहाँ पर जब लेके जाती है उस डॉक्टर को, तो डॉक्टर कहता है कि पहले इस मरीज का ऑपरेशन करना है। तो उस अस्पताल के मालिक कहते हैं कि साहब अभी अभी इस औरत का केस इसी अस्पताल में आया था, लेकिन इसके पास पैसे ना होने की वजह से हमने कोई ख़ास गार्जियन ना होने की वजह से मैंने इसे वापस कर दिया। दोस्तों जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि ये वक्त बात करने का नहीं है, मैं इस महिला को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी दोनों बेटियों ने मेरे साथ एक अच्छी खासी मदद की है, मुझे इस अस्पताल तक पहुँचाया है। दोस्तों जब वो डॉक्टर साहब उस मरीज को देखते हैं, उस महिला को देखते हैं, तो उस महिला को देख करके दंग हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति प्रेम होता है। प्रेम पढ़ाई करके अपने इस पत्नी के तलाक देने के बाद वो दिन रात मेहनत किया और उस प्रतापगढ़ शहर को छोड़ करके प्रयागराज सिटी में पढ़ाई किया और प्रयागराज सिटी में ही MBBS डॉक्टर बन जाता है। और उसकी पत्नी प्रयागराज के एक छोटे से शहर में ईंट भट्ठे में रहने लगती थी, जहाँ पर उसका एक दोस्त था, वो भी मौत हो चुकी। अब ऑपरेशन के समय जब डॉक्टर साहब जो प्रेम देखते हैं तो दंग हो जाते हैं और कहते हैं कि जितने पैसे लगेंगे सारे प्रॉपर्टी मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को ज़रूर बचाना चाहूँगा। दोस्तों उसके बाद में ऑपरेशन करने के बाद अपनी उस रूपा को जब डॉक्टर साहब बचा लेते हैं, तो जो रूपा होती है वो ठीक होने के बाद कहती है कि मैं एक बार उस डॉक्टर के चेहरे को देखना चाहती हूँ। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। अस्पताल के लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा तलाकशुदा पति था। यह सुन करके जो रूपा होती है रोने लगती है, कहती है अपने पति को जब देखती है तलाकशुदा पति को, तो कहती है कि पतिदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो अब आपके लायक नहीं हूँ। यह सुन करके जो प्रेम होता है कहता है कि रूपा मैंने तो उस दिन से शादी के नाम से ख्यालात मिटा दिया अपने दिल से कि मैं किसी से शादी करूंगा, क्योंकि तुम्हारे रूप को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ।
यह सब देख कर के दोनों रोने लगते हैं और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि मैं आज भी कुंवारा हूँ और मैं तुमसे शादी फिर से करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो रूपा होती है मस्त हो जाती है, खुश हो जाती है और अपने डॉक्टर पति के कदमों में गिर जाती है और डॉक्टर साहब दोनों बच्चियों को अपने गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ये कहानी कोई फेक नहीं है दोस्तों, एकदम रियल घटना है। मैंने आपको स्थानों का नाम, मैंने आपको तहसील का नाम, मैंने आपको अस्पताल का भी नाम बताया, अस्पताल का स्थान भी बताया। तो ये एकदम सच्ची घटना है। ये 2019 की घटना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।